जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इकोनॉमी सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज इसे संसद में पेश किया गया, तो इससे इसके क्या मायने हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इन सभी पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम यहाँ पे आपको समाहित करेंगे। तो आज है 31 जनवरी यानी महीने का अंतिम दिन है। तो आज इकोनॉमी सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण आज ही के दिन पेश किया जाता है, और यानी कि बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। तो बजट हमारा कब पेश होगा? तो बजट हमारा पेश होगा 1 फरवरी 2025 को। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं जो इकोनॉमी सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो आज पेश करा गया संसद में, तो उसके क्या मायने हैं, हमारे एग्जाम के लिए कौन से वो पॉइंट होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले कुछ इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जल्दी से 2 मिनट में इन चीज़ों को कवर कर लेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और क्या इसके मायने हैं। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है या बजट से एक दिन पहले, यानी बजट हमारा 1 फरवरी को पेश होगा तो उससे एक दिन पहले इसको पेश किया जाता है, यानी 31 जनवरी को इसको पेश किया जाता है। अब इसका पेश करने का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, जो सबसे पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था 1950 और 51 में पेश किया गया था। इसको पेश जब किया जाता है तो बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है, और इसको प्रस्तुत कौन करता है? तो जो भारत का वित्त मंत्री होता है वो इसको पेश करता है। तो यानी कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उन्होंने इसको पेश करा है। इसको तैयार कौन करता है? तो आर्थिक मामलों का विभाग है जो इसको अच्छे से स्टडी करता है, फिर इसको वो तैयार करता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है, इसका टारगेट क्या है, इसका क्या गोल है, ये क्यों बनाया जाता है, इसके क्या मायने हैं? तो देखिए, यह बजट के लिए नीतिगत दिशा तय करता है। यह सरकार को वित्तीय एवं आर्थिक निर्णय लेने में मदद करता है। यह इकोनॉमी की मौजूदा स्थिति का आकलन भी करता है। बजट के लिए यह सुझाव भी देता है, यानी कि ये जो बजट से तभी एक दिन पहले इसको पेश किया जाता है कि यह इकोनॉमिकल स्थिति भारत की जो है उसके लिए कितना बजट होगा, बजट के लिए जो चीज़ें सुझाव योग्य होंगी उनको यही आर्थिक सर्वेक्षण देता है। बजट के लिए मुख्य कुछ संकेतक होते हैं, जैसे कुछ मुख्य संकेत आर्थिक संकेतकों में जैसे जीडीपी, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, रोजगार और व्यापार की ये समीक्षा भी करता है। तो ये कुछ इसके उद्देश्य होते हैं देश के आर्थिक विकास में मदद करने के लिए। तो ये इस तरीके से यह काम करता है। तो ये हमने समझ लिया कि ये कब पेश किया जाता है, इसको कौन पेश करता है, पहली बार कब इसको पेश करा गया, ये इसका उद्देश्य क्या होता है, ये चीज़ें आपने यहाँ पे अच्छे से चीज़ें कवर करी। अब हम कुछ और बातें करते हैं, समझते हैं इसके लिए कि इसको पहले क्या होता था। 1950 में इसको पहले बार पेश किया गया, किसको? आर्थिक सर्वेक्षण को। 1950 से लेकर के 1964 तक आपको पता होना चाहिए कि 1950 से 1964 तक बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों एक साथ पेश किए जाते थे, एक ही दिन में एक साथ पेश किए जाते थे। लेकिन 1964 के बाद क्या स्थिति हुई कि बजट को आर्थिक सर्वेक्षण से अलग कर दिया गया। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण को अलग कर दिया गया और अब आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले पेश होता है। तो ये भी एग्जाम में कई मर्तबे पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जितना आपके एग्जाम के बिहेव से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको काफ़ी स्टडी करने के बाद हमने इन पॉइंट को निकाला है। आपने देखा होगा लगभग 500 पन्ने का आर्थिक बजट आया है हमारा, 500 पन्ने उसमें है, उसमें से की पॉइंट्स निकाले जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी 500 पन्ने की पीडीएफ भी घूम रही है, तो उन 500 पन्नों में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है वो चीज़ें निकाली गई हैं। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया कि केंद्रीय बजट को आर्थिक सर्वेक्षण से 1964 में अलग किया गया। इससे पहले 1950 से लेकर के 1964 तक दोनों एक साथ पेश किए जाते थे। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है।
अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिकल सर्वे है, तो इकोनॉमी सर्वे में क्या चीज़ें निकल के सामने आई हैं। जैसे वित्तीय वर्ष 2025 में जीडीपी दर 6.3 से 6.8 रहने की उम्मीद है। कितनी, ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा, इसका और कोई मंत्र नहीं है, डाटा आपको तैयार करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि जो लोग टेलीग्राम में मेरे जुड़े हुए हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अगर आप लिखने का शौक या लिखने से चीज़ें याद भी होती हैं, शौक तो एक अलग चीज़ हो गई, तो आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। वरना जो लोग नोट डाउन नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम में इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दे देंगे, टेलीग्राम में जाकर के पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2025 में आर्थिक विकास दर घटकर 6.4% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो 2026 में जीडीपी दर कितने परसेंट थी? 6.3 से 6.8। 2025 में कितनी है? 6.4% रहने का अनुमान है। देखो जीडीपी को ही तो आर्थिक विकास दर कहा जाता है, तो आर्थिक विकास दर कितने परसेंट रहने का अनुमान है? 6.4%। अब देखिए वैश्विक मुद्रास्फीति, वैश्विक मुद्रास्फीति से क्वेश्चन निकल के आएगा, बेरोजगारी से क्वेश्चन निकल के आएगा, विश्व में भारत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख के रख लो, इससे क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं। वैश्विक मुद्रास्फीति में क्या है कि 2022 में 8.7% थी, 2024 में 5.7% और 2025 में 4.9% के खुदरा मुद्रास्फीति इसमें देखी गई है। बेरोजगारी की बात करें तो 2017-18 में कितनी थी? तो 6% थी, और 2023-24 में यह घट करके 3.2% हो गई है। श्रम बल भागीदारी दर यानी कि LPR और श्रमिक जनसंख्या के अनुपात में भी सुधार देखने को हमें यहाँ पे मिला है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि बेरोजगारी दर भी यहाँ पे क्या हुई है? तो बेरोजगारी दर भी कम हुई है। ठीक है, 2017-18 में 6% थी, और 23-24 यानी 24 के लास्ट में डाटा ये निकाल के लाया गया, तो उसमें 3.2% है। अगर विश्व में भारत की बात करें तो 2024-25 के अंत तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो 4 ट्रिलियन डॉलर। और 2028 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर, कितना? 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और 2030 तक यह 6.3 ट्रिलियन डॉलर वाला देश बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है ये डाटा बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नीचे के तो जो प्रेडिक्शन है ये IMF के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, ये अनुमान है IMF का कि 2028 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा, और 2030 तक भारत 6.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला देश भारत बन जाएगा। तो ये IMF की एक अनुमानित रिपोर्ट है जो IMF ने बताई है, और 2024-25 तक भारत 4 ट्रिलियन डॉलर वाला कंट्री बन जाएगा। और UN की रिपोर्ट क्या कहती है? तो UN की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ने की उम्मीद 2025 में 6.6% की दर से है, और वही 2024 में क्या थी? तो वही 2024 में 7% दर थी, और 23 में 8% की दर थी। तो जो 2025 में देखा जा रहा है तो 6.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। अब देखिए इसके आगे के क्या पॉइंट हैं। उससे पहले आप लोग एक चीज़ समझ लो कि ये RO-ARO का एक नोट्स बैच चलाया जा रहा है। तो जो लोग RO-ARO बैच को पूरा कंप्लीट नोट्स चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम का लिंक नीचे ज्वाइन कर लें, और वो जाकर के टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है, PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए आप अच्छे से देख सकते हैं। ये पूरा RO-ARO का जितना भी स्टडी मटेरियल है सारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। उनमें से आप देख सकते हैं जैसे पॉलिटी हो गई, हिंदी हो गई, इतिहास, कृषि, आर्थिकी, भूगोल, विज्ञान, ये सभी जितने इंपॉर्टेंट हैं इन सब को यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये टेलीग्राम का आप लिंक आराम से डाउनलोड, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से जा करके आप ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं जो चीज़ें हम यहाँ पे, और जो RO-ARO की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, अगर वो इसका बैच मतलब अगर ये PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक पे जाइए, और टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे इसकी कुछ PDF पड़ी है तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देख रहे थे आगे इसकी कि 2047 तक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
भारत अगले 2 दशकों यानी कि अगले 20 साल तक सालाना 8% की दर से उसको विकास करना होगा। यानी 2047 तक अगर ये अनुमान है कि भारत को विकसित कंट्री बनाया जाए तो उसके लिए भारत को 8% की दर से विकास करना होगा। कृषि क्षेत्र में लगातार वृद्धि देखा गया है, लेकिन कृषि क्षेत्र में 2 योजनाओं को बड़ा महत्व दिया गया है। इन दोनों योजनाओं की संसद में चर्चा करी गई है। एक पहली योजना थी पीएम किसान योजना और दूसरी योजना थी पीएम किसान मानधन योजना। ठीक है, तो इन दोनों योजनाओं के बारे में चर्चा करी गई। तो ये दोनों योजनाएं आपको बिल्कुल दिमाग में रखना और इनके बारे में डिटेल से भी पढ़ना है कि कब चालू करी गई, कब इनसे किसानों को क्या लाभ हुआ, इन योजनाओं का मुख्य टारगेट क्या था और इन चीज़ों को कैसे इन्होंने देश में एक किसानों के लिए मदद करी। इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और स्थायी रोजगार वृद्धि बनाने की दिशा में प्रयासों पर भी जोर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो इकोनॉमी सर्वे था वो डाटा आपको, ये जितना जो डाटा लिखा है आप यकीन मानो इससे क्वेश्चन बनना तय है। तो इस डाटा को अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल कायदे से नोट करके कॉपी में आप इसको रिवीजन करिएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। कल बजट पेश होगा तो बजट का भी वीडियो एक शॉर्ट में जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसका भी हम बना करके आपको दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।